एक बार की बात है। एक राज्य में पृथ्वीराज नाम के राजा रहते थे। पृथ्वीराज बहुत ही बेवकूफ किस्म का राजा था और उसे अपनी प्रजा से कोई लेना देना नहीं था। वो हमेशा दूसरे राज्य के राजाओं से मुकाबला करता रहता था। दूसरे राज्य के राजा जो भी काम करते थे वो उनकी नकल करके खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता था। लेकिन महल में मंत्री इस बात का बड़ा फायदा उठाते थे। एक दिन मंत्री राजा के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, महाराज, क्या आप जानते हैं पड़ोसी राज्य के शूरवीर राजा धनोखर सिंह अपने मंत्री पर खुश हो रहे हैं। उन्हें 100 सोने की अशर्फियां दी हैं। सभी लोग उनकी बहुत वाहवाही कर रहे हैं। अरे लोग तो उन्हें दयालु दानी और ना जाने क्या क्या बुला रहे हैं। क्या सच में? मगर आप उन्हें शूरवीर क्यों कह रहे हैं? अरे शूरवीर समझदार बुद्धिमान तो मैं हूँ, क्योंकि मैं अब अपने मंत्री को पूरी 200 सोने की अशर्फियां दूंगा। क्या सच में महाराज? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप किसी से कम थोड़ी हैं। आप तो उन राजा से भी बड़े दानी हैं। आप तो 2 गुना धन देने को राजी हो गए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल मंत्री जी, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अरे जो कोई और कर सकता है वो तो मैं भी कर सकता हूँ, बल्कि मैं तो औरों से भी ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। आपने देख ही लिया होगा। आपका धन्यवाद महाराज। वैसे हाँ, एक और बात है। समझदार और बुद्धिमान का एक ही अर्थ होता है, तो आपको 2 बार कहने की जरूरत नहीं है। मंत्री इतना कहकर वहां से चले जाते हैं और महाराज को उनकी कही बात समझ नहीं आती। हैं? ये मंत्री जी क्या कह गए भला? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। खैर छोड़ो। और वो ये सब छोड़कर अपना भोजन करने में लग जाते हैं। महाराज की पत्नी थी रानी सुनैना। रानी बहुत ही समझदार थी, मगर वह कभी भी राजा के किसी फैसले के बीच में नहीं बोला करती थी। लेकिन महल के लोगों को महाराज को ऐसे बेवकूफ बनाते हुए देखकर उनसे देखा नहीं जाता था। भोजन करते वक्त महाराज जब रानी को मंत्री जी की सारी बात बताते हैं तो रानी जी चौंक जाती हैं। रानी, क्या आप जानती हैं आज हमने मंत्रियों को सोने की 100 अशर्फियां दी हैं। क्या? मगर क्यों महाराज जी? जब महाराज ने रानी को सोने की अशर्फियों की पूरी बात बताई तो वो मंत्री की चाल समझ गई। महाराज, यह आपने क्या किया? आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्या किया मैंने रानी सुनैना? मैं तो चुपचाप अपना भोजन कर रहा हूँ। अरे मेरा मतलब ये कि अभी अभी आपने मंत्री जी को 200 सोने की अशर्फियां दी है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि दूसरे राज्य के राजा ने अपने मंत्री को दी। आप तो यह भी नहीं जानते कि इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है। और मुझे तो लगता है राजा जी कि मंत्री जी ने आपको बेवकूफ बना दिया। क्या? ये आप कैसी बात कर रही हैं रानी सुनैना? मैं क्या कोई बेवकूफ हूँ जो मंत्री की बातों में आकर उन्हें यूं ही 100 सोने की अशर्फियां दे दूंगा? अरे वो झूठ थोड़ी बोलेंगे, उन्होंने सच ही बोला होगा। और अगर दूसरे राज्य के राजाओं को ये बात पता चलेगी कि मैंने अपने मंत्री को सोने की अशर्फियां दी हैं, तो वो सब मेरी वाहवाही करेंगे। महाराज, आपको समझाना तो व्यर्थ ही है। भला दूसरे राज्य के महाराज इस बात में आपकी वाहवाही क्यों करेंगे? अरे अगर आप ऐसे ही करते रहे महाराज, तो हमारा पूरा राजकोष खाली हो जाएगा और मंत्री जी ही राज्य के दूसरे राजा बन जाएंगे। रानी महाराज को बहुत समझाती है, लेकिन महाराज को उनकी एक भी बात समझ नहीं आती। इस वजह से रानी सुनैना भी उनको समझाना छोड़ देती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन महाराज अपनी सभा में सलाहकार देवेश जी के साथ बैठे हुए थे। बताइए देवेश जी, आसपास के राज्यों में क्या चल रहा है? महाराज की ये बात सुनकर उनके सलाहकार देवेश जी महाराज से कहते हैं, महाराज, आजकल दूसरे राज्यों में एक चीज बहुत प्रचलित है, और वो है राजाओं का भेष बदलकर प्रजा में घूमने जाना। वे सब ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि उनकी प्रजा उनसे खुश है या नहीं। क्या वाकई में? ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ महाराज, वे सब किसी आम आदमी का रूप ले लेते हैं और फिर गांव में चले जाते हैं। प्रजा को अच्छे से जानने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है। सही कहा आपने, ये तो बहुत ही मजेदार है। फिर तो मैं भी भेष बदलकर गांव में जाऊंगा और देखूंगा कि लोग मुझसे कितना खुश हैं। और कुछ दिनों पहले ही तो मंत्री जी ने गांव वालों की खेती के लिए बहुत सारा धन भी लिया था।
देखूंगा कि गांव के खेत कैसे हैं। महाराज की यह बात सुनकर वहाँ बैठे मंत्री जी के होश उड़ जाते हैं। उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह महाराज से कहते हैं, अरे महाराज, आपको इतना कष्ट लेने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना आपकी जगह, मैं भेष बदल कर चला जाऊंगा, आप यहीं आराम करिए। अरे ऐसे कैसे मंत्री जी, जब दूसरे राज्य के राजा खुद जा रहे हैं तो मैं आपको क्यों भेजूं? मैं भी खुद ही जाऊंगा और गांव के लोगों से मिलूंगा। असल में काफी समय से मंत्री जी गांव का नाम लेकर खुद पैसे लूट रहे थे। उन्होंने गांव में एक भी रुपया नहीं भेजा था और इस वजह से गांव वाले महाराज को खूब ज्यादा कोसते थे। मंत्री जी को डर लग रहा था कि अगर महाराज वहां चले गए तो उन्हें सारा सच पता न चल जाए। इस वजह से मंत्री महाराज को गांव में जाने से रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। महाराज, अगर आप अकेले ऐसे प्रजा में जाएंगे तो आप पर बड़ा खतरा होगा। किसी ने आपको पहचान लिया या अगर पड़ोसी राज्य के राजा को इसकी खबर लग गई तो कहीं वो आपको कुछ कर ना दें। मंत्री जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमें किसी दूसरे राज्य से खतरा क्यों होगा भला? और प्रजा में तो लोग हमें कितना पसंद करते हैं, उनके लिए हमने कितना कुछ किया है। हमें वहां कोई खतरा नहीं होगा। आप बेमतलब में चिंता कर रहे हैं। महाराज की ऐसी बात सुनकर मंत्री जी चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके अलावा उधर महारानी जी को भी राजा के गांव जाने की बात से बड़ी चिंता हो रही थी। पता नहीं अब महाराज को गांव में क्या क्या सुनना पड़ेगा। खैर अच्छा ही है, कम से कम उन्हें असलियत का पता तो चलेगा। शायद इसी तरह से उनमें कुछ अक्ल आ जाए। अगले ही दिन महाराज एक आम आदमी के कपड़े पहनकर अकेले ही गांव में निकल पड़ते हैं। काफी देर चलते चलते महाराज थक जाते हैं और एक नदी के पास बैठ जाते हैं। गांव का इलाका अब शुरू हो ही गया था और महाराज देखते हैं कि कुछ औरतें नदी से पानी भरने आई हुई थी। देखो तो नदी कितनी सूखती जा रही है। इस बार तो बारिश भी अच्छी नहीं हुई और खेतों के भी बुरे हाल है। और वो मनहूस राजा इतनी बार मदद मांगने के बाद भी हमारी मदद नहीं करता। पता नहीं किस काम का है वो राजा। सही कहा बहन तूने। जानती हो, मेरे पति ने पिछले ही महीने मंत्री जी से जाकर कितनी मिन्नतें की थी कि कुछ कर्ज दे दे, लेकिन उन्होंने कुछ भी मदद नहीं की। उल्टा मेरे पति को धक्के मारकर महल से बाहर निकला दिया। अरे अब तो हमें लगता है कि इस बार भूखा मरना पड़ेगा। घर में अनाज का एक दाना तक भी नहीं है। उन दोनों औरतों की बात सुनकर महाराज के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्या ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? ये औरतें मंत्री जी के बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं? और लगता है मुझे गांव के और अंदर जाकर देखना चाहिए। राजा जब थोड़ा और अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ बच्चे नजर आते हैं जो अनाज की बोरियां उठाकर एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। उन्हीं के पास कुछ आदमी बैठे थे जो आपस में जुआ खेल रहे थे। राजा को ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है। राजा उन जुआन खेल रहे आदमियों के पास जाकर उनसे कहते हैं, अरे तुम सब यहाँ बैठकर जुआ खेल रहे हो और इतने छोटे बच्चे से काम करवा रहे हो। भला तुम खुद काम क्यों नहीं करते हो? तो इससे तुम्हें क्या? ये सब अपनी इच्छा से हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमने इन्हें कोई जबरदस्ती नहीं पकड़ रखा है। जाओ, चाहे तो खुद जाकर पूछ लो। अगर उन्हें काम नहीं करना तो वो जा सकते हैं। राजा ये सुनकर सीधा काम कर रहे बच्चों के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, क्या बात है बच्चों, तुम इतना कठिन परिश्रम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, इसीलिए हम खुद का पेट पालने के लिए ये काम कर रहे हैं। अब आप हमें परेशान मत करिए और काम करने दीजिए। तुम लोग खुद काम क्यों कर रहे हो? वो मैंने सुना है कि इस राज्य के राजा ने अनाथ बच्चों की देखरेख के लिए बहुत इंतजाम कर रखे हैं, उनके खाने पीने से लेकर कपड़ों तक का। राजा आगे कुछ कहते उसके पहले ही एक बच्चे ने हंसते हुए उन्हें टोक दिया। अरे साहब, आपको क्या लगता है अगर ये सुविधाएं कहीं मिल रही होती तो हम सब यहाँ पर बोझ थोड़ी ढो रहे होते। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। और साहब, आप हमें हमारा काम करने दीजिए, वरना अगर दिन ढल गया तो फिर हम काम पूरा नहीं कर पाएंगे और हमें पैसे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ठीक, और अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। इतना बोलकर बच्चे फिर से अपने काम में लग जाते हैं। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी प्रजा में ये सब कुछ चल रहा है। वो बहुत परेशान हो रहे थे।
क्योंकि आज तक महल के एक भी आदमी ने उन्हें प्रजा की इस दुर्दशा के बारे में नहीं बताया था। राजा गहरे ख्याल में डूबे हुए थे कि तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है। ये क्या है? ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई जोर जोर से रो रहा हो। राजा आवाज का पीछा करते हुए जाते हैं और देखते हैं कि एक घर के बाहर कुछ लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाकर रो रहे थे। राजा ने एक आदमी से पूछा, क्या बात है भाई, ये लोग इतना क्यों रो रहे हैं? अरे उनके घर में एक लौते आदमी का देहांत हो गया है। अब घर में केवल महिलाएं ही बची हैं, इसीलिए वो सब रो रहे हैं। अरे ये तो बहुत दुखद बात है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि उस आदमी को क्या हुआ था? कोई बीमारी के चलते ऐसा हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, वो एकदम ठीक था। उसने तो खुदकुशी कर ली। असल में वो बहुत परेशान था। ये सुनकर तो राजा के होश ही उड़ गए। उनके राज्य में कितनी समस्याएं हैं, ये एक के बाद एक उनके सामने आने लगी। क्या खुदकुशी? मगर ऐसा क्यों किया उसने? अरे तो क्या करता, कब से खेती कर रहा था और वो भी भारी नुकसान पर। मौसम खराब होने के कारण उसकी सारी फसल बिगड़ गई। उसका एक बैल था, वो भी कमजोरी के कारण मर गया। उसने कई बार शाही महल में जाकर विनती की, मगर उसे कोई मदद नहीं मिली। आखिर में उसे अपनी जान लेनी ही पड़ी। उसके पास आखिरी रास्ता बचा था। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है। तो क्या राजा ने खुद उसकी मदद करने से मना किया? अरे नाम मत लो उसका, बहुत पाप पड़ेगा उस राजा को। हम जैसे गरीबों की जरा भी नहीं सोचता वो। खुद तो अपने महल में बैठकर आराम की जिंदगी जी रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता कि उसे राजा बनाया किसने। ये सब बातें सुनकर राजा का दिमाग तो अब एकदम सुन्न हो चुका था। वो समझ गए थे कि प्रजा बहुत परेशान है और उनसे बहुत ज्यादा नफरत करती है। लेकिन राजा को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे ठीक किया जाए। राजा वहाँ से चल दिए। वे खुद से बातें करते हुए चलते जा रहे थे। आखिर ये सब चल क्या रहा है? जिसके पास जाओ वही परेशान है। हर किसी को मुझसे शिकायत है और मेरे राज्य में बस दुख और दरिद्रता ही है। आखिर किसी ने मुझे इस सब की खबर क्यों नहीं की? सोचते सोचते राजा बहुत दूर चले आए। दिन खत्म होने को आया था और अब राजा बहुत ज्यादा थक गए थे। चलते चलते वे एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर आकर बैठ जाते हैं। वो घर एक बूढ़ी औरत का था जो अकेले रहती थी। आह, बड़ा थक गया। बड़ी भूख और प्यास भी लग रही है। इस घर में कोई जरूर होगा, उसी से पानी मांगता हूँ। ये सोचकर महाराज बूढ़ी औरत की झोपड़ी के दरवाजे के पास आकर उसे आवाज लगाते हैं। कोई है? घर में कोई है? तभी एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है और उनसे कहती है, कहो बेटा, कौन हो तुम और क्या काम है? अम्मा, जरा पानी मिलेगा क्या? चलते चलते बहुत थक गया हूँ। हाँ हाँ बेटा, जरूर, अभी लाती हूँ। बुढ़िया अंदर से पानी लाती है और राजा से कहती है, ये लो बेटा पानी। तुम तो यहाँ के नहीं लगते हो, कहाँ से आए हो और यहाँ किस काम से आना हुआ? ओ वो माँ जी, बस पास के ही गांव से आया हूँ। असल में यहाँ कुछ काम की तलाश में आया हूँ। नहीं बेटा, तब तो तुम गलत जगह आ गए हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें काम नहीं मिलेगा। यहाँ तो लोग खुद बहुत ज्यादा परेशान हैं। खेती अच्छी नहीं हो रही है और बाकी लोग भी घाटे में है। इससे अच्छा हाल तो आसपास के राज्यों का है। इतना कहकर बुढ़िया फिर से घर के अंदर चली जाती है और एक फटी पुरानी दरी लाकर जमीन पर बिछा देती है। इसके बाद वो राजा से कहती है, बेटा आओ, इस पर बैठ जाओ, तुम बहुत थके हुए लगते हो। बुढ़िया की ऐसी बात सुनकर महाराज खुश हो जाते हैं और दरी पर बैठ जाते हैं। लेकिन महाराज के मन में बहुत ज्यादा दुविधा थी। बुढ़िया उन्हें देखकर समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। तभी बुढ़िया कहती है, क्या बात है बेटा, तुम कुछ बहुत गहरी बातें सोच रहे हो। लगता है कि तुम्हारे मन में बहुत उथल फुथल है। मुझसे कहो, शायद मन कुछ हल्का हो जाए। जब बुढ़िया सामने से पूछती है तो महाराज से रहा नहीं गया। वो बुढ़िया से पूछ ही लेते हैं,
माँ जी, मैंने सुना है कि राजा प्रजा के लिए मंत्री को बहुत धन देते हैं और प्रजा का ध्यान भी रखते हैं। इसी के लिए मैं यहाँ पर काम की तलाश में आया था। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रजा इतनी परेशान है, जिस किसी से भी बात करो वो बस महाराज से दुखी है। महाराज जितनी जिज्ञासा से ये प्रश्न करते हैं, बुढ़िया उतनी ही सरलता से जवाब देती है। बेटा, अगर महाराज को सच में अपनी प्रजा की चिंता होगी तो उन्हें सिर्फ धन देकर भुलाना नहीं चाहिए था, बल्कि ये तो पता करना भी उन्हीं का काम है कि वो धन सही जगह तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। बुढ़िया की बात ने जैसे राजा की आंखें ही खोल दी। उन्हें एक क्षण में ये समझ में आ गया कि उनके शासन करने में कितनी बड़ी भूल हो रही थी। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब मैं चलता हूँ, मुझे अभी बहुत दूर जाना है और मैं राजा तक आपकी बात जरूर पहुँचा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुको बेटा, मैं अभी आती हूँ। बुढ़िया जल्दी से घर के अंदर गई और एक कपड़े में कुछ बांध कर ले आई। तभी राजा ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या माँ जी, इसके अंदर क्या रखा है आपने? तुम बहुत दूर से आए हो ना बेटा, और अभी तुम्हें आगे भी जाना होगा, तो ये अपने पास रख लो। इसके अंदर गुड़ और रोटी है, खा लेना। बुढ़िया की ऐसी निस्वार्थ ममता देखकर राजा का दिल ही भर आया। धन्यवाद माँ जी, मैं आपसे मिलने फिर आऊंगा। उसने बुढ़िया से विदा ली और वापस महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचकर राजा ने तत्काल सभा बुलाई। सब मंत्री भागते भागते सभा में आ गए। क्या हुआ महाराज, आपने ऐसे हमें अचानक क्यों बुलाया, और वो भी इस समय? अरे महाराज, अभी अभी अपने गांव से लौटे हैं ना, इसीलिए उन्हें अपने समझदार मंत्रियों से सलाह मशवरा करना होगा, है ना महाराज? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने मंत्री जी, लेकिन सलाह से पहले मुझे आपसे हिसाब किताब लेना है। राजा की बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। जी, हिसाब? कैसा हिसाब महाराज? आपने मुझसे हाल ही में खेती को बढ़ावा देने के लिए धन लिया था। मैं जानना चाहता हूँ कि उस धन से आपने खेती के लिए कितने बीज, खाद और खेती उपकरण मंगवाए हैं। ये सुनकर मंत्री जी के मुंह से बोल निकलना बंद ही हो गए। वो कुछ सोच पाते इसके पहले ही महाराज दूसरे मंत्री से बोले, और आप बताइए, आपने कहा था कि गांव में कई अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता किसी न किसी बीमारी या हादसे में चल बसे हैं, तो उनकी देखरेख करने के लिए आपने जो मुझसे धन लिया था वो कहां कहां इस्तेमाल हुआ है? दूसरे मंत्री का भी राजा की बात सुनकर वही हाल था। आज सभा में ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था जैसे पहले कभी नहीं छाया था। इतना ही नहीं, आप सब लोगों ने दूसरे राज्य के राजाओं की ख्याति बताकर मुझसे जो कई सारे काम करवाने के लिए धन लिया है, उसका भी पूरा हिसाब चाहिए मुझे। जिसके पास साफ सुथरा हिसाब हो वो ही कल मुझे यहाँ सभा में दिखाई दे। राजा की इस बात पर एक मंत्री ने डरते डरते पूछा, और महाराज, जिसके पास हिसाब ना हो वो क्या करें? वो आज रात को ही महल छोड़कर चले जाएं, वरना कल उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिर क्या था, महाराज ने अपना फैसला सुना दिया और सभा निरस्त करके चले गए। मंत्रियों में अफरा तफरी मच गई और वो सब जल्दी जल्दी महल से जाने लगे। उधर जब रानी को ये सब पता चला तो वो बहुत खुश होती हैं। वो महाराज के पास जाकर उनसे कहती हैं, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ महाराज? आपने तो कमाल ही कर दिया। यह चमत्कार भी मेरे मूर्ख मंत्री मंडल के कारण ही हुआ है। ना वो मुझे सलाह देते कि मुझे आसपास के राजाओं की तरह गांव में जाकर दौरा करना चाहिए, और ना ही उन सब की पोल खुलती। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ महाराज जी, और मैं आपके अंदर आए इस बदलाव से बहुत ज्यादा खुश हूँ। कम से कम अब आपको अपनी प्रजा के बारे में अच्छे से जानने को तो मिला, और साथ ही साथ अपने ही लोगों के विश्वासघात की जानकारी भी आपको हो गई। जी हाँ, अब सब अच्छा ही होगा। मैं अपनी की गई सभी भूलों को अब सुधार दूंगा और प्रजा भी अब दुखी नहीं रहेगी। आपने अगर ये ठान लिया है तो मुझे आप पर पूरा विश्वास है महाराज, आप जरूर ही सफल होंगे। महाराज ने अगले ही दिन एक नया
विश्वनीय मंत्रिमंडल बिठा लिया और अब उनका शासन बहुत अच्छे से होने लगा। प्रजा भी अब उनसे बहुत ज्यादा खुश रहती थी। राजा ने भी अब आसपास के राज्य में बाकी राजा क्या कर रहे हैं वो सब पूछना बंद कर दिया था।